किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। खामोशी पर है लोग जेरे इताब, खामोशी पर है लोग जेरे इताब, और हमने तो बात भी की है। मुतमईन है जमीर तो अपना, बात सारी जमीर ही की है। इंडिया इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सचमुच बात तो जमीर ही की है। जिसकी जमीर देश के लिए है, वे खामोशी से सारे इल्जाम सुन रहा है, लेकिन जिनकी कोशिश उसे कमजोर साबित करने में सालों से लगी है, उनके तो शोर ही सुनाई दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कुछ लोगों ने अपनी ज़मीर खो दी है? कहने को वे देश के कर्णधार हैं, कुछ के पास देश चलाने का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन बावजूद इसके वे किसी एक को पदच्युत करने के लिए देश और जनता के खिलाफ ही काम करने में लगे हैं। बात किसी व्यक्ति खास की नहीं है, एक प्रवृत्ति की है। प्रवृत्ति इसलिए कि कुछ लोग आदतन ऐसा कर रहे हैं, किसी एक मामले में नहीं, हर उस मामले में जहां प्रधानमंत्री के साथ साथ देश की गरिमा भी दांव पर लगी होती है। बात शुरू से करते हैं। 26 नवंबर 2012 और 5 दिसंबर 2012 को 64 सांसदों ने अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका अपने यहाँ का वीज़ा ना दे। कारण, नेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ चुका था और यूपीए 2 की सरकार गंभीर संकट के दौर से गुजर रही थी। आप अगर भूल रहे हैं तो बता दें कि मोदी को अमेरिका में एंट्री ना देने की मांग करने वालों में कांग्रेस, वामपंथी दल, मुस्लिम लीग, डीएमके समेत 14 दल के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के एच.सी. हनुमंत राव और एकनाथ एम. गायकवाड़ जैसे सीनियर नेताओं ने मोदी का विरोध इस लेवल पर जाकर किया। खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले माकपा नेता सीताराम येचुरी और मुस्लिम नेता ओवैसी भी पत्र लिखने वालों में थे। जाहिर है 3 बार के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को जो अमेरिका जाने से रोकने का प्रयास कर सकते थे, वे उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करते, अब वह सामने है। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी से मिलने तब के भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल 2014 में खुद गई थीं। अंध विरोध की यह कहानी यहीं तक नहीं है। मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में छा जाना और कांग्रेस के काल का पट्टाक्षेप एक ही बात थी। 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा अकेले दम पर बहुमत ले आई और कांग्रेस 40 पर सिमट कर रह गई। लोकतंत्र में यह कोई अजूबा नहीं था। जीत पर घमंड नहीं, हार पर मायूस नहीं, यह भारतीय राजनीति का सूत्रवाक्य है। लेकिन कुछ पार्टियों ने, या यूं कहें कि कुछ पार्टी के नेताओं ने इस सूत्रवाक्य को न माना और न अपनाया, बल्कि भारतीय जनमानस के फैसले को मानने के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पहला सवाल ईवीएम पर उठाया गया कि भाजपा ने ईवीएम हैक कर चुनाव जीते हैं। इस ईवीएम हैक की स्टोरी को अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बनाने के लिए जनवरी 2019 में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, जिसमें किसी सैयद सूजा नाम के शख्स ने स्काइप के जरिए यह दावा किया कि 2014 में रिलायंस जियो के जरिए पूरा चुनाव हैक किया गया और हैक करने वाली टीम को बाद में मार दिया गया। बुरी तरह पिट गई इस कहानी के पीछे एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता का नाम आया, जो आज भी पार्टी में अपनी पोजीशन एंजॉय करते हैं और इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को चीन की भाषा में बोलने वाले पीएम बताते हैं। एक पद के लिए देश की गरिमा गिरवी रखने का यह उदाहरण कहीं और शायद ना मिले। घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की साख पर आती है तो अभी तक परंपरा यही रही है कि विपक्षी पार्टी सरकार के साथ होती है, पर सबसे पुरानी पार्टी को अब यह परंपरा पसंद नहीं है।
यह पिछले साल में लगातार देखा गया है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट या चुनौती से भारत जूझता नजर आया, विपक्षी पार्टी अक्सर सरकार पर अविश्वास और बाहरियों पर भरोसा करती आई है। चीन का मामला उसका सटीक उदाहरण है। 2017 के इसी जून महीने में चीन के साथ डोकलाम में इसी तरह का विवाद हुआ था। तब भी चीन के सैनिक अपनी ओर से सड़क बनाते बनाते भारत के डोकलाम में घुसने लगे थे। भूटान और भारत दोनों ने इसका विरोध किया। लगभग 2.5 महीनों तक यह संघर्ष चलता रहा। भारत सरकार और भारतीय सेना ने 1 इंच भी अतिरिक्त सड़क का निर्माण चीन को करने नहीं दिया। चीन भारत के दबाव में था। प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ता से हैरान था। ठीक उसी समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भारत स्थित चीन के राजदूत से गुपचुप मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, देश आज भी नहीं जानता। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि पहले कांग्रेस ने अपने नेता और चीनी राजदूत की किसी भी मीटिंग से इनकार किया। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनलों पर फेक न्यूज़ चलाने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन जब मीटिंग की तस्वीरें और खबरें विश्वसनीय रूप से बाहर आने लगी, तब कांग्रेस ने माना कि मीटिंग हुई। लेकिन कांग्रेस के पास आज भी इस बात का जवाब नहीं है कि जब सरहद पर सैनिक और सरकार स्तर पर प्रधानमंत्री चीन के सामने अड़े हुए थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि कोई विपक्ष का नेता चीनी राजदूत से रात के अंधेरे में मिले। चुनाव जीतने के लिए नेता किसी भी स्तर पर चले जाते हैं। यह बात किसी एक पार्टी के साथ लागू नहीं होती। लगभग सभी दलों में इस बात की प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन किसे पछाड़ दे। लेकिन यह खींचतान इस स्तर पर भी हो सकती है क्या कि कोई नेता किसी और देश के प्रमुख को कोट कर यह कहे कि प्रधानमंत्री ने देशद्रोह किया है, देश के साथ गद्दारी की है। हाँ, ऐसा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता ने राफेल वॉर प्लान के बारे में ऐसा कहा और सरेआम झूठ बोला। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने पहले तो एक ईमेल को कोट कर यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राफेल की खरीदारी की शर्तों को बताकर एक खास बिजनेस घराने की मदद की है। उन्होंने बकायदा इसे देशद्रोह करार दिया। उन्होंने लिखा, मोदी एक्टेड एज अनिल अंबानीज मिडलमैन इन राफेल डील, कमिटेड ट्रेजन। फिर उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला झूठ बोल रही हैं कि फ्रांस और भारत सरकार के बीच कोई गोपनीयता का करार हुआ है कि इसकी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत मुलाकात में उनसे कहा था कि इस तरह की गोपनीयता की कोई संधि भारत फ्रांस के बीच नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई तुरंत बाहर आई जब फ्रांस की सरकार ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। 2008 में हुई गोपनीयता की संधि से दोनों देश बंधे हुए हैं। क्या लोकतंत्र में चुने हुए किसी सरकार या सरकार के प्रमुख का विरोध इस स्तर तक जायज़ है जो आगे चलकर देश का ही विरोध प्रतीत हो, या जिस विरोध का उपयोग दुश्मन अपने पक्ष में कर सके? चीन के साथ जारी संघर्ष में अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। दुनिया के तमाम अखबारों ने विपक्ष के नेता का अपने प्रधानमंत्री के लिए कहे उस बयान को प्रकाशित किया जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाहर आइए, डरिए मत। इसी तरह यह कहना कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, या सेना से यह सवाल करना कि यदि चीनी अंदर नहीं आए तो लड़ाई किस बात के लिए, ये सारे सवाल किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए नहीं, देश के ऊपर हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा किसी को भी अपनी सेना या सीमा के बारे में पता नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन के बजाय उन्हें झूठा करार देना, देश के सैनिकों को लड़ने की हिम्मत और हौसले के बजाय उन्हें अपनी ही सरकार के प्रति अविश्वास करने को उकसाना, अपनी बातों से दुश्मन को हम पर ही अटैक करने का अवसर मुहैया कराना क्या किसी जिम्मेदार पार्टी या नेता का काम होना चाहिए? नहीं, लेकिन ये काम हो रहा है। वामपंथी, मुस्लिम लीग, MYM के नेता ओवैसी और यहाँ तक कि शिवसेना भी परिस्थितियों की नज़ाकत को नहीं समझ रही है।
उन्होंने संभवतः इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि जनता उनकी बातों को किस तरह से ले रही है। अभी से ही लोग यह कहने लगे हैं कि भारत को चीन मोर्चों पर लड़ना है, चीन से, पाकिस्तान से और भारत के अंदर बैठे भारत के ही विरोधियों से। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया इन द वर्ल्ड।